हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी शाहजहां के शासनकाल की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल को। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो इसका जो समय था वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। इसके जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म दाहोद, जो कि उज्जैन के पास है, वहाँ हुआ था। इसका पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। अन्य नामों की बात करें तो इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। मुस्लिम प्रजा के द्वारा ये नाम इसको दिया गया था, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। इसकी माता की बात करें तो इसकी माता का नाम मुमताज महल तथा पिता का नाम शाहजहां था। इसकी जो उपाधि थी वो बहादुर थी, जो कि इसे शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। राज्याभिषेक की बात करें तो इसका पहला जो राज्याभिषेक था वो 21 जुलाई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ युद्ध के पश्चात ये आगरा में कराता है। और जो दूसरा राज्याभिषेक था वो 15 जून 1659 ईस्वी को खानुआ और देवराई के युद्ध के बाद ये दिल्ली में कराता है। अब बात करते हैं इसके पुत्रों की। तो इसके पुत्र जो थे उनमें सबसे पहले मोहम्मद सुल्तान था, जिसकी मृत्यु इसकी मृत्यु से पहले ही यानी कि 1676 ईस्वी में ही हो गई थी। इसके अलावा मोहम्मद अकबर, इसकी मृत्यु भी 1706 ईस्वी में हो गई थी। इसके अलावा मोहम्मद मुअज्जम था, जिसकी मृत्यु 1742 ईस्वी में होती है और यही बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के पश्चात मुगल सल्तनत का शासक बनता है। इसके अलावा दो अन्य पुत्र भी थे इसके, जो कि उसमें एक था मोहम्मद आजम, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है जजाऊ के युद्ध में, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा यानी कि जो इसका एक अन्य पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम, उसके द्वारा उसकी हत्या की जाती है। यानी कि ये उत्तराधिकार के युद्ध थे और इन उत्तराधिकार के युद्धों में जो मुअज्जम था वो विजयी रहता है और उसके द्वारा ही अपने इन भाइयों की हत्या की गई थी। इसके अलावा इसका एक और पुत्र था कामबख्श, जिसकी मृत्यु 1709 ईस्वी में होती है और यह हैदराबाद के निकट मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। 1626 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में वह जहांगीर के पास शाहजहां की जमानत के तौर पर रहा था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि 1626 ईस्वी में जो शाहजहां था वो जहांगीर के खिलाफ यानी कि जो खुर्रम था वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है और इसी टाइम पे जो जहांगीर था उसने शाहजहां के जो पुत्र थे दो, एक था जो बड़ा दारा शिकोह और दूसरा औरंगजेब, इन दोनों को जमानत के तौर पर अपने पास रखा था। औरंगजेब के जो प्रथम शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे। औरंगजेब नस्तलिक और शिकस्त लिखने में निपुण था। इसके अलावा औरंगजेब ने सुंदर और सुधाकर हाथियों में से उसने सुधाकर जो हाथी था उसको घायल किया था, इसी वजह से शाहजहां के द्वारा उसे बहादुर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा उसने जुझार सिंह बुंदेला का जो विद्रोह होता है शाहजहां के समय, उसको भी दबाया था। इसके अलावा ओरछा के मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण कराया। 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। आप जानते हैं कि इसका जो ज्यादातर समय था वो दक्षिण में ही बीता और जो इसकी दक्षिण नीति थी वो ही कहीं ना कहीं जो मुगल वंश था उसके पतन का कारण भी बनी थी। तो 1644 ईस्वी में इसे दक्षिण से वापस बुला लिया गया और 1645 ईस्वी में इसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1644 ईस्वी में इसे वापस इस कारण बुलाया गया था कि जो इसका भाई था दारा शिकोह, उसका प्रभाव शाहजहां के ऊपर ज्यादा था, इसीलिए शाहजहां ने इसको दक्षिण से वापस बुला लिया था। उसके बाद इसे 1645 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1647 तक ये बल्ख और बदख्शां का सूबेदार रहा। उसके बाद 1648 से लेकर 52 तक ये मुल्तान और सिंध का सूबेदार भी रहा। 1652 ईस्वी में इसे पुनः दक्षिण भेजा गया, यानी कि दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गए, जिसमें वह विजयी रहा था। इन उत्तराधिकार के जो युद्ध हैं उनको हम पिछले वीडियो में डिटेल से देख चुके हैं, जिसमें ये विजयी रहा। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया और 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला ये प्रथम मुगल शासक था। आगे बात करते हैं इसके राज्याभिषेक के समय। तो इसके राज्याभिषेक के अवसर पर फ्रांस तथा डच की जो सरकारें थी उन्होंने मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। आप जानते हैं कि इस समय तक डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जितने भी विदेशी व्यापारी थे वो भारत में आ चुके थे। तो इसके राज्याभिषेक के अवसर पर फ्रांस और डच की सरकारों ने मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उसने 80 प्रकार के करों को समाप्त किया था, जिसमें मुख्य कर थे राहदारी, परिवहन कर जो कि 10% लिया जाता था। इसके अलावा पांडारी या पंडारी कर था जो कि चुंगी कर था। इसके अलावा आबाब एक कर था। जो ये सारे कर थे ये मुख्य हैं। इसके अलावा 80 प्रकार के ऐसे टैक्स थे जिनको इसने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने जो भांग की खेती की जाती थी उसको भी बंद करा दिया था।
लोक आचरण के निरीक्षण के लिए उसने महोत्सव नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी कि लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं, इसकी देखरेख करने के लिए उसने एक महोत्सव नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और जो पहला महोत्सव था वो ओजा बजीहा नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उसने झरोका दर्शन, नौरोज का त्योहार, राजपूतों को टीका दिए जाने की प्रथा, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, दरबार में संगीत और ज्योतिष आदि को बंद करा दिया था। यानी कि जितनी भी इस्लाम के विरुद्ध में प्रथाएं थी उन सबको उसने बंद करा दिया था, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने मुगल शासक में जो मुगल साम्राज्य था उसमें सती प्रथा और जो दास प्रथा थी उसको भी निषिद्ध कर दिया था। इसके अलावा बादशाह को सोने चांदी में तोले जाने की जो तुलादान प्रथा थी उसको भी समाप्त किया था। मस्जिद की देखभाल के लिए इमाम और मुएज्जिन की नियुक्ति की थी। इसके अलावा उसने सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्रवर्ष यानी कि चंद्र पंचांग को शुरू किया था। आगे इसके अलावा जो अहोम थे, अहोमों से इसको काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1661 ईस्वी में इसने कूच बिहार पर आक्रमण किया जो कि बिहार में पड़ता था। उसका नाम परिवर्तित करके इसने आलमगीर नगर रखा, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम था वो आलमगीर ही था। 1662 ईस्वी में उसने असम पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे जब 1662 में इसने असम पर अधिकार किया तो यहाँ के जो शासक थे वो जयध्वज थे, जो कि सान वंश के अहोम थे। इसकी विजय का जो श्रेय था, यानी कि असम पर विजय का जो श्रेय था वो इसके जो सेनापति था मीर जुमला उसको जाता है। बाद में जब मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है तो मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात ये शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाता है। शाइस्ता खां ने मुगल सेना का पुनर्गठन किया, जहाजों का निर्माण किया, नौसैनिक बेड़े को शक्तिशाली बनाया। यानी कि जो शाइस्ता खां था वो नौसेनापति था, उसने नौसेना का पुनर्गठन किया, यानी कि नौसेना को मजबूत बनाया। इसके अलावा नए नए जहाजों का निर्माण किया और जो मुगलों का नौसैनिक बेड़ा था उसको शक्तिशाली बनाया, क्योंकि इस समय पर क्योंकि डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब आ चुके हैं और सबके पास जो नौसेना थी वो अच्छी खासी थी। इस वजह से मुगलों को भी अपनी नौसेना अच्छी बनानी पड़ी। तो ये काम जो शाइस्ता खां था उसने किया था। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो सोन द्वीप था उस पर इसने अधिकार किया। किसने? जो शाइस्ता खां था उसने, क्योंकि जो सोन द्वीप था वो समुद्री डाकुओं की गतिविधि का केंद्र था। यानी कि इसने अपने जो नौसैनिक बेड़ा था उसको मजबूत करके ये सारे काम किए। 1652 ईस्वी में जो शाह शुजा था उसने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अगर आपको पता होगा तो हमने जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें देखा है कि शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले निःशुल्क व्यापार, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहते हैं या शाही फरमान कहते हैं, उसकी जो अनुमति थी वो प्रदान की थी। 1666 ईस्वी में इसने चटगांव का नाम बदलकर इस्लामाबाद भी किया था। अब देखते हैं औरंगजेब का अंग्रेजों से संघर्ष। औरंगजेब का अंग्रेजों से संघर्ष की अगर बात करें तो जो अंग्रेज व्यापारी थे वो भारतीय व्यापारियों को परेशान करते थे। आप जानते हैं कि इस समय तक जो अंग्रेज थे वो बंगाल में अपनी काफी अच्छी पकड़ बना चुके थे, यानी कि अपने व्यापार को काफी फैला चुके थे। तो इसी क्रम में वो जो व्यापारी थे वो भारतीय व्यापारियों को परेशान करते थे। इस पर जो शाइस्ता खां था मुगल सेनापति, उसने कासिम बाजार जो कोठी थी अंग्रेजों की उस पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से भागकर अंग्रेज हुगली चले गए और हुगली से भी बाद में शाइस्ता खां ने उनको भगा दिया। इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने सुल्तानाती पर जाकर अपना अड्डा बनाया। अब वो वहां से अपना व्यापार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, हुगली पर वापस अधिकार कर लिया जो अंग्रेज थे उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने बालासोर को भी लूटा और बाद में वो चटगांव पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे जो अंग्रेज थे। इसी सब चीजों से परेशान होकर जो औरंगजेब था उसने उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनकी फैक्ट्रियां तोड़ने का आदेश दे दिया था। आगे जब उनकी फैक्ट्रियां तोड़ने का आदेश दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने माफी मांग ली औरंगजेब से और बाद में औरंगजेब ने पुनः उन्हें व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे उनको मुगल शक्ति का आभास हो गया था, क्योंकि वो अभी तक दूसरे जो राज्य थे छोटे छोटे उनसे या जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनसे युद्ध कर रहे थे, तो उन्हें जो मुगल शक्ति थी उसका एहसास नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब ने ये सारे कार्य किए तो बाद में उन्हें जो मुगल शक्ति थी उसका एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी और बाद में उन्हें व्यापार करने की पुनः अनुमति दी गई। अब बात करते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति की। इसकी दक्षिण नीति की अगर बात करें तो 1681 ईस्वी में शहजादा अकबर का विद्रोह दबाने के लिए ये दक्षिण गया था। जो शहजादा अकबर था उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसी के विद्रोह को दबाने के लिए इसे दक्षिण जाना पड़ा और बाद में ये दक्षिण में ही रह गया। यानी कि एक तरह से दक्षिण ही उसका कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि जो इसकी मृत्यु थी वो दक्षिण में ही होती है। इसने अपने शासन के 50 सालों में से जो 26 साल थे वो दक्षिण में व्यतीत किए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। यानी कि दक्षिण की जो समस्याएं थी उनमें ये इतना उलझ कर रह गया कि इसको उत्तर की तरफ देखने का ज्यादा समय ही नहीं मिला, जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ गया।
उसने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। गोलकुंडा के शासन की जो बागडोर थी उस समय दो ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अकन्ना के हाथ में थी, तो उसने इन दोनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब बात करते हैं औरंगजेब और मराठाओं की। देखते हैं कि जो मराठा थे उनके साथ औरंगजेब के कैसे संबंध थे। तो 1665 ईस्वी में जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी, जो कि औरंगजेब के समय ही हुई थी, जो कि 11 जून 1665 ईस्वी में की गई थी। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को प्रदान किए थे। अगर आप इन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा शिवाजी वाला आधुनिक भारत इतिहास में जो शिवाजी वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि में जो शिवाजी थे उन्होंने अपने 35 दुर्गों में से जो 23 दुर्ग थे वो मुगलों को प्रदान किए। इसके अलावा बालाघाट का जो एरिया था उसके बदले 40 लाख खून देना मराठों ने औरंगजेब को स्वीकार किया। आगे अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भी शिवाजी ने भेजा था। शिवाजी को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था, परंतु मतभेद होने के कारण शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया था। मतलब क्या है, शिवाजी को भी मुगल दरबार में आमंत्रित किया गया था, शिवाजी आए भी थे, लेकिन उनको 5000 की मनसब वाली जो लाइन थी उसमें खड़ा कर दिया, जिससे जो कि शिवाजी को पसंद नहीं आया, और उसके बाद जो शिवाजी थे उनको कैद करके जयपुर महल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां से शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर भागने में सफल हो गए थे। तो शिवाजी को उसके बाद में जब दोबारा शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद में फिर पुनः एक संधि होती है, और उस संधि के बाद शिवाजी को राजा की पदवी दी जाती है, साथ ही साथ बरार की जागीर भी प्रदान की जाती है। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग, जिसे सिंहगढ़ कहते थे, उस पर अधिकार कर लिया तथा इसके बाद शिवाजी ने अनेक मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर चौथ भी वसूली थी। आगे 16 जून 1674 ईस्वी को जो रायगढ़ था, रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक भी कराया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो संभाजी था इनका पुत्र वो मराठा साम्राज्य का शासक बनता है और शहजादा अकबर की मदद करता है। फरवरी 1689 ईस्वी में मुगलों ने संगमेश्वर पर आक्रमण किया, जिसमें जो संभाजी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि संभाजी मुगलों की कैद में आ जाते हैं। और 1689 ईस्वी में ही जो संभाजी थे और उनका जो सलाहकार था कवि कलश, दोनों की हत्या कर दी जाती है, यानी कि जो संपूर्ण महाराष्ट्र वाला एरिया था उस पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। राजा राम, जो कि शिवाजी की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, उसके द्वारा विद्रोह को जारी रखा जाता है। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम की जो गतिविधि का केंद्र था वो जिंजी था। 1698 ईस्वी में मुगलों के द्वारा जिंजी पर भी अधिकार कर लिया गया, और जो शाहू और उसकी मां थी, यानी कि जो संभाजी थे उनका जो पुत्र था शाहजी और उसकी मां, दोनों को कैद कर लिया जाता है। राजा राम वहां से भागने में सफल होते हैं और राजा राम ने बाद में सतारा को अपना केंद्र बनाया था। तो इस समय शाहू क्या है, शाहू पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद 1700 ईस्वी में जो राजा राम थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, उसने अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया, जबकि जो हक था उस पर बैठने का वो शाहू का था। तो 1707 में जब औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में, तो उसे दौलताबाद में शेख बुरहानुद्दीन की कब्र के पास दफनाया जाता है। उसके पुत्र मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शाहू को मराठा राजा स्वीकार करके मुगल मराठा संघर्ष समाप्त करने का प्रयास करता है। अब 1707 में जब औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम था वो शासक बनता है, तो वो शाहू को अपनी कैद से छोड़ देता है और मराठा राजा स्वीकार करके मुगल मराठा जो संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। शाहू को 6000 का मनसब और राजा की उपाधि भी वो प्रदान करता है। आगे बात करते हैं सिख और औरंगजेब की, कि सिखों के साथ औरंगजेब के किस तरह के संबंध थे। तो सिख धर्म की स्थापना की बात करें तो गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आधुनिक भारत में मेरे सिखों वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक गुरु पद पर रहे थे। अकबर ने 500 बीघा जो जमीन थी वो गुरु रामदास को दी थी, जिस पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, यानी कि अकबर के साथ सिखों के अच्छे संबंध थे। इसके बाद बनता है शासक जहांगीर। जहांगीर ने जो शहजादा खुसरो था उसकी सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, और यहीं से जो मुगल और सिख थे उनके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद शाहजहां का काल आता है, तो उसमें गुरु हरगोविंद सिंह ने कश्मीर में कीरतपुर शहर को बसाया था। उसके बाद जो सामूगढ़ का युद्ध होता है, उत्तराधिकार के युद्ध, जिसमें दारा शिकोह 7वें गुरु हरराय से हारने के पश्चात मिला था। जब वो औरंगजेब से हार जाता है सामूगढ़ के युद्ध में, तो वो जाकर गुरु हरराय से मिलता है। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब इन्हें दरबार में आमंत्रित करता है। मतलब जब उसे पता चलता है कि ये दारा शिकोह से मिले थे, तो उसके बाद वो इनको दरबार में मिलाता है, लेकिन ये खुद नहीं जाते हैं और अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं।
जो कि बाद में औरंगजेब का ही जो कृपा पात्र था वो बन जाता है, यानी कि औरंगजेब की ही चाटुकारिता करने लगता है। इससे नाराज होकर जो हर्राय थे उन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया था। राजा राम को औरंगजेब ने देहरादून में भूमि प्रदान की, जहां पर राम राय था उसने गुरुद्वारा बनाया और अपने शिष्यों के साथ वहीं पर रहने लगा। इसके अलावा बाद में जो गुरु बनते हैं वो गुरु 9वें तेग बहादुर थे। औरंगजेब के साथ इनका करतारपुर का युद्ध होता है, जिसमें ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यानी कि जो तेग बहादुर थे। उसके बाद क्या होता है, 1675 ईस्वी में औरंगजेब इन्हें दिल्ली बुलाता है, यानी कि कैद में तो थे ही, तो वहां से इनको दिल्ली बुलाया जाता है। इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए इन पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन ये इस्लाम स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। इनकी ही याद में दिल्ली का जो शीशगंज गुरुद्वारा है जो लाल किले के सामने है वो निर्मित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के 10वें और अंतिम गुरु थे इनके। इन्होंने सिखों को सैनिक रूप में गठित किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंच प्यारे तथा पंच ककार को भी शुरू किया था। इनके 4 पुत्रों की जो हत्या थी वो औरंगजेब के द्वारा ही की गई थी, यानी कि सिखों के जो संबंध थे वो अकबर के बाद से बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को लिखा गया जो पत्र है वो जफरनामा कहलाता है, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया था, यानी कि जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया और सिखों का जो राजनीतिक उत्तराधिकार था वो बंदा बहादुर को सौंप दिया। एक अफगान सैनिक द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है और इनके पश्चात जो सिखों का नेतृत्व था वो बंदा बहादुर संभालता है। आगे बात करते हैं औरंगजेब की राजपूत नीति की। तो राजपूत नीति की अगर बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह को ये 7000 का मनसब देता है। मारवाड़ से संघर्ष इसका होता है, मतलब जो औरंगजेब के समय राजपूतों से एक संघर्ष था वो मारवाड़ का संघर्ष था, जो कि 1678 ईस्वी में होता है। होता क्या है कि यहाँ का जो शासक था जसवंत सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो उस समय गर्भवती थी। जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले वहां का राजा बना दिया जाता है। उसके खिलाफ विद्रोह होता है क्योंकि जनता उसे पसंद नहीं करती थी। तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया। इसी समय औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः लगाया था। आप जानते हैं कि जो जजिया कर था उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो यहीं पर जो औरंगजेब था वो जजिया कर दोबारा लगाता है। तो जसवंत सिंह की जो पत्नी थी उससे उत्पन्न जो पुत्र था वो अजीत सिंह था। अब यहाँ पे क्या होता है, जब औरंगजेब जजिया कर लगाता है तो जो मारवाड़ था जहाँ पर उसने जजिया कर लगाया था, मारवाड़ जजिया कर देने से इनकार कर देता है। इसी समय शहजादा अकबर 1681 में विद्रोह करके राजपूतों से जा मिलता है, यानी कि एक तरफ यहाँ विद्रोह राजपूत उसके खिलाफ कर रहे हैं, दूसरा उसका जो पुत्र अकबर था वो भी उसके खिलाफ विद्रोह करके राजपूतों से मिल जाता है और अपने आप को शासक घोषित करता है। बाद में अकबर फारस चला जाता है और 1706 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 14 जून 1681 ईस्वी को मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य उदयपुर की संधि हो जाती है, यानी कि इस तरह से जो राजपूतों के साथ संघर्ष था उसका वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं उसकी धार्मिक नीति की। तो धार्मिक नीति की अगर बात करें तो जो औरंगजेब था वो धार्मिक दृष्टि से काफी कट्टर मुस्लिम था, यानी कि धार्मिक असहिष्णु शासक था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। उसने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि जो भी मतलब इस्लामिक उससे बाहर की चीजें थी उनको उसने बंद करवा दिया था। इसके अलावा 1663 ईस्वी में उसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। तीर्थ यात्रा कर को पुनः लगा दिया था। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोका दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान की जो प्रथा थी, तुलादान में क्या होता था, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन के अवसर पर सोने और चांदी की अन्य वस्तुओं से तोला जाता था। यह अकबर के समय शुरू हुई थी, तो इस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये भी उसे इस्लाम के विरुद्ध प्रथा लगती थी। 1668 ईस्वी में उसने हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उसने मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाने वाला जो त्योहार था मुहर्रम, उस पर भी रोक लगा दी क्योंकि जो मुहर्रम था वो शिया लोग मनाते थे, तो शिया मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार था और क्योंकि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था इसलिए उसने मुहर्रम पर भी रोक लगा दी थी। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब के द्वारा मुहस्सिब यानी कि सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक था उसको नियुक्त किया गया था। आगे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तोड़वा दिया था। मथुरा का जो केशव राय मंदिर था उसको नष्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि मथुरा का जो केशव राय मंदिर था उसको नष्ट करने का जो कारण था वो धार्मिक कारण नहीं था, यानी कि धर्म की वजह से उसको नहीं तोड़ा गया था, बल्कि मथुरा के जो जाट थे उन्होंने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उनको सबक सिखाने के लिए उसने ये कार्य किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिर को संरक्षण भी दिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ मंदिरों को नष्ट ही किया। कुछ उदाहरण
उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिसमें उसने मंदिरों को संरक्षण भी दिया था। यह उसकी हिंदू को भेंट थी, यानी कि ये जो उसने मंदिरों का संरक्षण किया था तो ये उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शाहजहां के वफादार रहे थे। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिसमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम है, यानी कि ये वो मंदिर है जिसको उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। आगे 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट करा दिया था। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर भी रोक लगा दी थी। उसने शरिया कानून तथा पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू किया था, यानी कि कुल मिला के वो अपना जो शासन प्रशासन था वो इस्लाम के आधार पर ही चलाना चाहता था। उसने शरीयत के विरुद्ध लगाए जाने वाले जो 80 कर थे उनको समाप्त करवा दिया। इसके अलावा औरंगजेब का एक जो उद्देश्य था वो ये था कि औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। कट्टर मुस्लिम होने के साथ साथ वो हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी उसके दरबार में सबसे अधिक थी, यानी कि वैसे वो भले ही कट्टर मुस्लिम था लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदू मनसबदार थे वो उसी के दरबार में थे। जयसिंह को उसने 5000 का मनसब दिया था। इसके अलावा जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उनको 7000 का मनसब दिया गया था। जसवंत सिंह को भी 7000 का मनसब दिया गया था। जो जयसिंह था, जयसिंह के पुत्र बिशन सिंह और सवाई राजा जयसिंह तथा मेवाड़ के राणा जयसिंह को उसने 5000 के मनसब प्रदान किए थे, यानी कि बहुत से हिंदू शासक थे जो कि उसके दरबार में मनसबदार थे, जो उसको उन्होंने बड़े बड़े मनसब दिए थे। अनूप सिंह को उसने शाही मरातिब की उपाधि भी दी थी। अनेक मराठाओं को भी उसने मनसब प्रदान किए थे। उसने प्रशासन में धर्म के स्थान पर योग्यता को वरीयता दी थी, मतलब वो वैसे धार्मिक दृष्टि से कट्टर था लेकिन प्रशासन में वो धर्म को नहीं बल्कि योग्यता को ही वरीयता देता था। अब बात करते हैं उसके समय में होने वाले कुछ प्रमुख विद्रोहों की। कुछ प्रमुख विद्रोह की अगर बात करें तो पहले इनका क्रम देखते हैं। तो क्रम, पहले जाटों का विद्रोह हुआ, फिर सतनामियों का विद्रोह हुआ, उसके बाद शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं जाटों का विद्रोह, जो कि हुआ 1669 ईस्वी में। ये इसके शासनकाल का प्रथम विद्रोह था। इसका जो कारण था वो आर्थिक था। इसका जो नेतृत्व था वो गोकुल के द्वारा किया गया था। गोकुल की मृत्यु के बाद 1686 में राजा राम तथा जो रामचेरा थे उनके द्वारा इस विद्रोह को पुनः शुरू किया गया था। राजा राम ने ही क्या किया था, अकबर के मकबरे को लूटा था तथा जो उसकी हड्डियां थी वो वहां उसकी कब्र से निकालकर जला दी थी। राजा राम के बाद जो इसका नेतृत्व था वो चूड़ामन संभालता है और औरंगजेब के मरने तक उस विद्रोह को जारी रखता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की जाती है। अगर आप जाटों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप आधुनिक भारत में जो जाटों का साम्राज्य है उसके विषय में पढ़ सकते हैं। जाट नेताओं का जो क्रम था वो गोरामन बदन सूरज का, यानी कि गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल था। यानी कि ये इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि गोरामन बदन सूरज का, गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल ये जाट शासक रहे हैं। इसके बाद होता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का जो विद्रोह था वो 1672 ईस्वी में होता है। ये इसके शासनकाल का दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह था। ये सतनामी बैरागियों का एक पंथ था जो विद्रोह करते हैं। इसकी जो स्थापना थी, यानी कि सतनामी बैरागियों के जो पंथ की स्थापना थी वो योगी वीरभान के द्वारा 1543 ईस्वी में नारनौल में की गई थी। सतनामी जो थे वो कबीर के अनुयायी थे। बाल मुंडाने के कारण इनको मुंडिया भी कहते थे। विद्रोह की शुरुआत मुगल सैनिक के द्वारा सतनामी किसान को डंडे से मारकर घायल करने से हुई थी, यानी कि जो मुगल सैनिक थे उसके द्वारा एक सतनामी किसान को डंडे से मार दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सतनामी बैरागी थे वो उसके खिलाफ जो विद्रोह था वो कर देते हैं। आगे बात करते हैं शहजादा अकबर के विद्रोह की, जो कि वो करता है 1681 ईस्वी में। इसमें जो उसकी सहायता थी वो राणा राज सिंह और दुर्गा दास राठौर जो थे वो कर रहे थे, यानी कि राजपूत इसको सहायता दे रहे थे। दोहरा नामक स्थान पर पिता और पुत्र का मुकाबला होता है और अकबर जो था वो संभाजी की शरण में भी जाता है, लेकिन संभाजी ने यहाँ पर सहायता से उसकी इनकार कर दिया था। अकबर राजपूतों से जा मिलता है और अपने आप को शासक घोषित करता है, यानी कि पहले वो संभाजी के पास जाता है, जब उसे वहां से सहायता नहीं मिलती है तो वो जो राजपूत थे उनके पास जाता है और बाद में अकबर वहां से फारस चला जाता है और 1706 ईस्वी में उसकी मृत्यु वहां पर हो जाती है, कि औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही अकबर की मृत्यु हो जाती है और जो उसका विद्रोह था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी। तो देखते हैं कि ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कैसे बनी। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति भी असफल ही रही। इसने साम्राज्य को जनधन की अपार क्षति हुई और वह पतन के मार्ग पर बढ़ने लगा, यानी कि मुगल साम्राज्य को काफी हानि हुई और वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर एस.आर. शर्मा के अनुसार दक्षिण उसके लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, यानी कि जो दक्षिण था उसके लिए और मुगल साम्राज्य दोनों के लिए ही कब्रिस्तान बन गया। बी.ए. स्मिथ के अनुसार दक्षिण नीति सम्राट के जीवन और उसके साम्राज्य तथा गौरव के लिए काल सिद्ध हुई। औरंगजेब की दक्षिण नीति के निम्न प्रभाव पड़े, यानी कि उसकी दक्षिण नीति के प्रभाव क्या क्या हुए मुगल सल्तनत पर, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले
बीजापुर तथा गोलकुंडा मुगलों और मराठों के बीच दीवार का काम करते थे। मतलब ये जो दो राज्य थे वो मुगल और मराठों के बीच में थे, तो एक तरह दीवार का काम करते थे कि मराठों से इनका डायरेक्ट टकराव नहीं होता था। किंतु औरंगजेब के द्वारा इन पर अधिकार करने से उनमें सीधी टक्कर होने लगी, यानी कि अब मराठाओं से इनकी सीधी टक्कर यहाँ पर होने लगी। बीजापुर तथा गोलकुंडा के जो पदच्युत सैनिक थे वो मराठाओं से जा मिले। औरंगजेब मराठा शक्ति को कुचल न सका और मराठों का विद्रोह राज्य में अराजकता फैल गई, यानी कि मराठों के विद्रोह से राज्य में अराजकता फैल गई, तो ये एक नुकसान हुआ। दूसरा, जो मुगल थे वो अभियानों तथा मराठा लुटेरों से दक्षिण में कृषि, व्यापार तथा उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा, यानी कि जो मुगल अभियान थे मराठाओं के लिए उनकी वजह से दक्षिण में कृषि, व्यापार, उद्योग को भारी नुकसान हुआ। मार्ग जो थे वो असुरक्षित हो गए। फसलों को नष्ट करने से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। जेएन सरकार यानी कि जादूनाथ सरकार के अनुसार इन युद्धकालीन परिस्थितियों में ग्राम उद्योग और औद्योगिक वर्ग लगभग समाप्त से हो गए, तो ये भी एक नुकसान हुआ। आगे बात करते हैं एक और प्रभाव की, तो दक्षिण में युद्धों के कारण औरंगजेब को 25 वर्ष तक दक्षिण में ही रहना पड़ा। इसके अलावा उसे उत्तर से मुगल सैनिकों को भी वहां बुलवाना पड़ा, जिसकी वजह से उत्तर भारत जो था वहां पर अराजकता फैल गई, क्योंकि वो उत्तर की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। मालवा, जौनपुर तथा बंगाल के पठान, जाट, राजपूत तथा सिख आदि यहाँ पर विद्रोह करने लगे। मेवाती भी लूटमाट करने लगे, अतः साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, क्योंकि वो इतने बड़े साम्राज्य पर एक जगह से अधिकार नहीं कर पाया। उसके बाद दक्षिण अभियानों में 2 लाख सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों का खर्चा उठाना पड़ा। युद्ध और खाद्य सामग्री पर भी अपार धन व्यय हुआ। कृषि व्यापार नष्ट होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इस कारण सैनिकों को 3 वर्षों तक वेतन नहीं मिला। भूखमरी के कारण वे युद्ध के प्रति उदासीन हो गए, यानी कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो बिना वेतन के वो युद्ध करने के प्रति उदासीन हो गए। अतः जो शाही अभियान थे वो असफल रहे। शाही प्रतिष्ठा को इससे आघात पहुंचा और साम्राज्य में अनेक विद्रोह होने से जनधन को भारी क्षति हुई। साम्राज्य में इतनी अराजकता फैल गई कि दूरस्थ प्रांतों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि वो दूर दूर के प्रांतों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। अतः औरंगजेब के सामने ही जो मुगल साम्राज्य था वो विघटित होने लगा था। औरंगजेब दक्षिण भारत की सुंदर ललित कलाओं को प्रोत्साहन न दे सका। इतना ही नहीं, उसने उत्तर भारत की सुंदर कलाकृतियों को नष्ट कर भारतीय संस्कृति को गहरी क्षति पहुंचाई। इसी कारण हमें औरंगजेब के शासनकाल की कोई यादगार इमारत या फिर पुस्तक अथवा कोई भी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। मतलब क्या हुआ, उसने युद्धों में ही इतना ज़्यादा समय व्यतीत किया कि वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। जिस तरह से शाहजहां ने अपने समय पर स्थापत्य पे इतना ध्यान दिया था, या फिर जो जहांगीर था उसने जो चित्रकला वगैरह थी उस पर इतना ध्यान दिया था, तो उस तरह से जो औरंगजेब था वो अपने राज्य में इस तरह के कोई कार्य नहीं कर पाया। मुगल सैनिक निरंतर युद्धों के कारण युद्ध के प्रति उदासीन हो गए थे। इसी प्रकार शाही सरदारों का जो नैतिक पतन था वो शुरू हो गया था और इससे आर्थिक स्थिति से भी जो राज्य था वो जर्जर हो चुका था। तो ये सारे नुकसान उसकी दक्षिण नीति से हुए। इसके अलावा इसी बारे में जो जेएन सरकार है यानी कि जादूनाथ सरकार है, उन्होंने लिखा है कि मुगल शासन का वास्तव में नाश हो चुका था, परंतु सम्राट की उपस्थिति के कारण भ्रमात्मक ढंग से प्रशासन की गाड़ी खींच रही थी। यानी कि देखा जाए तो औरंगजेब के समय ही जो पूरी मुगल प्रशासन था वो नष्ट हो चुका था। मुगल शासन में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं रह गई थी, लेकिन सिर्फ जो शासक था उसकी उपस्थिति कारण, क्योंकि जो औरंगजेब था वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था, तो सिर्फ औरंगजेब की उपस्थिति के कारण एक भ्रमात्मक रूप में जो शासन की गाड़ी थी वो खिंच रही थी। दक्षिण के वातावरण से तंग आकर जो मुगल सेनापति थे वो भी उत्तर में लौटने का प्रयास कर रहे थे, अतः मुगल सेना जो शक्ति थी उसको आघात पहुंचा था। निष्कर्ष के तौर पर, यानी कि जो उसकी दक्षिण नीति थी उसके निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके साथ साथ साम्राज्य को भी ले डूबी। स्मिथ के अनुसार दक्षिण औरंगजेब की प्रतिष्ठा और उसके शरीर के लिए कब्रिस्तान बन गया। वस्तुतः मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की दक्षिण नीति के साथ साथ उसकी धार्मिक नीति, जो कि वो धार्मिक दृष्टि से काफी कट्टर हो गया था, उसने दूसरे धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो दूसरे धर्म के लोग थे वो उसको पसंद नहीं करने लगे थे। इसके अलावा उसकी जो राजपूत नीति थी, राजपूत आप जानते हैं कि जो अकबर या जहांगीर थे उन्होंने राजपूतों से अच्छे अपने संबंध बनाकर रखे थे, तो इस तरह से औरंगजेब ने राजपूतों से अपने अच्छे संबंध नहीं बनाए, तो राजपूत नीति की वजह से भी जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया। इसके अलावा मराठा नीति, मराठों के साथ जो संघर्ष थे, इसके अलावा सिख जाट यानी कि किसी के साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे, जिस वजह से लोग जो थे उसके खिलाफ विद्रोह करते थे और इसकी वजह से उसकी जो साम्राज्य का पतन था वो शुरू हो गया था। क्योंकि जो राजपूत थे, राजपूत ने औरंगजेब की दक्षिण नीति में उनकी कोई सहायता नहीं की थी, अतः वह सफल नहीं हो सका था। आप जानते हैं कि जो अकबर था, अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका राजपूतों ने निभाई थी, और क्योंकि औरंगजेब इनकी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सका, इसी वजह से वो दक्षिण नीति में अपनी सफल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं इसके समय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो सबसे पहले जो संगीत था, संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वादम संगीत नौबत यानी कि शाही बैंड को इसने जारी रखा था। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक जो कृतियों की रचना थी वो उसके काल में ही लिखी गई।
औरंगजेब अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला दूसरा मुगल शासक था। इसके अलावा उसने ब्रज साहित्य के महाकवि को संरक्षण दिया था, जो महाकवि देव थे उनको संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि जो ब्रंद थे वो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। औरंगजेब खुद संगीत का एक अच्छा जानकार था। मीरात आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि शहंशाह को संगीत विशारदों जैसा ज्ञान था, यानी कि संगीत की उसी अच्छी समझ थी। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के एक दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायक और वादकों के नाम भी दिए हैं। औरंगजेब ने 1673 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद को बनवाया था। 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा, जो कि उसने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था, इसे काला ताजमहल या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो औरंगजेब था उसने लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। औरंगजेब टोपियां सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्च चलाता था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा सादा जीवन इस्लाम के आधार पर सादा जीवन जीता था। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में भी दक्ष था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों के मध्य भी उत्तराधिकार के युद्ध हुए, जिसमें जो उसका पुत्र मुअज्जम था वो विजयी रहा तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से हमने देखा कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी और उसका शासन प्रशासन कैसा रहा। साथ ही वो मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक साबित हुआ और उसके पश्चात मुगल वंश का पतन आरंभ हो गया। इसके पश्चात के जो मुगल शासक हैं उनको हम आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, जब हम वहां पर मुगल वंश के पतन के कारणों को देखेंगे या मुगल वंश के पतन को देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने मुगल जो वंश था पूरा उसको अपने कंट्रोल में लेकर मुगल वंश का जो पूरा अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।